नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इस बीच में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, कौन किससे बेहतर है, किसके साथ जो है पलड़ा भारी है, या फिर कौन किस पे भारी पड़ेगा। इन सवालों के उधर जो सबसे एक अहम सवाल है वो ये कि बीजेपी के अंदर जो हलचल मची हुई है नेताओं को लेकर, सीएम के चेहरा को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस में, ये कितना मुसीबतें पैदा करेंगे और इससे किस पार्टी को फायदा होगा, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो राजस्थान में ले लीजिए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट चले आते हैं। वहीं आप यूपी में चले आते हैं तो कोई चेहरा नहीं मिलता। अजय कुमार लल्लू, जिनका पहले इस्तीफा हुआ फिर वापसी करवा दिया आपने, बिहार में नेता नहीं दिखते हैं। फिर मध्य प्रदेश में चले जाते हैं तो दिग्विजय जी, कमलनाथ, ये लोग आपस में ही लड़ते नजर आते हैं। इसका फायदा बीजेपी कितना उठाएगी ये समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा। वहीं बीजेपी की तरफ बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी नितिन गडकरी नाराज होते हैं तो कभी वरुण गांधी, तो कभी कोई तो कभी कोई। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टियों के अंदर ये सब चीजें जो आ रही हैं, नाराजगी की खबरें, अंतरकलह, क्या इससे विपक्ष फायदा उठा पाएगा या फिर इससे खुद की पार्टी पर कितना नुकसान पहुंचेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। अबरार मेरे साथ मौजूद है। अबरार से ही जानने की कोशिश करेंगे। अबरार, 2024 के चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारियां एक तरफ कर रही हैं, लेकिन उन सभी पार्टियों के बीच जो अंतरकलह है, इसका फायदा कौन बेहतर से उठाएगा, नुकसान कितना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़े मोर्चे की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि इस समय अगर आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके की प्रतिक्रिया अलग अलग विपक्षी दलों के द्वारा आई है, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव, मायावती, दो बड़े ऐसे चेहरे हैं। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली की आप कह सकते हैं कि सियासत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आप कह सकते हैं कि कंट्रोल की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, उस वजह से कोई भी पार्टी अगर वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती है तो दिल्ली केंद्र में उनकी सरकार लगभग बनना तय हो जाती है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव का शामिल नहीं होना, मायावती का उस तरीके से जो है प्रतिक्रिया नहीं देना, रिस्पॉन्स नहीं करना, ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि राहुल गांधी के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है विपक्षी एकजुटता को लेकर काम करना। और साथ ही अगर पश्चिम बंगाल में चले जाए, वहाँ पर ममता बनर्जी के रुख को अगर टटोलने की कोशिश करे तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके का उनका रवैया था वो विपक्ष के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहा था। तो ये कई अहम फैक्टर हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि 2024 में वो जो बड़ी चुनौती खड़ी करनी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि जो विपक्ष है वो दरअसल एकजुट नहीं हो रहा है, ये अबरार का कहना। बहरहाल, लेकिन अगर थोड़ा सा बीजेपी में आते हैं, जो बहुत कम अंतरकलह देखने को मिलता है, और होता भी है तो लोगों के सामने नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दो तीन ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर खूब चर्चा हुई। एक नितिन गडकरी, जो आप बाखूबी तरीके से उनको सुनते हैं, समझते हैं और खबरों के माध्यम से समझ रहे हैं कि किस तरह से अपनी सरकार पे सवाल भी उठाते रहे हैं। वरुण गांधी, मेनका गांधी, ये तमाम लोग, इनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा और विपक्ष को कितना फायदा होगा। कशिश मेरे साथ मौजूद है। कशिश, मैं अगर बीजेपी के अंदर ये सवाल लेने की कोशिश करूं और समझने की, तो उनके पार्टी के अंदर जो अंतरकलह चल रही है उसका क्या विपक्ष फायदा उठा पाएगा और क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि जब भी पार्टी के अंदर अंतरकलह होती है तो दूसरी पार्टी हमेशा मौका उठाने की देखती है, क्योंकि आप देखिए कि गहलोत और पायलट के बीच में जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं बीजेपी स्टार्टिंग से फायदा उठाने की सोचे, जिसमें सतीश पुनिया बार बार कोई ना कोई कमेंट करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए, यहाँ पर वरुण गांधी लगातार नाराज चल रहे हैं, यहाँ पर मेनका गांधी उनकी मां है वो भी नाराजगी दिखाएगी क्योंकि मंत्री पद उनसे छीन लिया गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें 2024 के चुनाव है, लेकिन उससे पहले हमें नजर डालनी चाहिए विधानसभा चुनाव पे, जो इस साल यहाँ पर 9 जगह में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है उन चुनावों से पहले यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिनका शायद हमने अभी तक नाम भी नहीं सुना, वो लगातार सुर्खियों में जरूर रहते होंगे, लेकिन हमने सोचा भी नहीं, वो लोग भी कहीं ना कहीं बगावत करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी यहाँ ये तो कर देती है कि कोई नया नेता आया है उसको महीने 2 महीने बाद एक जिम्मेदारी दे, लेकिन उस जिम्मेदारी के बाद उसको कभी आगे बढ़ाने का नहीं सोचते बीजेपी। उनकी ये कमी है, इसकी वजह से वो जो नेता है वो लगातार यहाँ पर नाराज होते जाते हैं और उनकी नाराजगी को वो साइडलाइन कर देते हैं, और पार्टी छोड़ के अगर जाना है तो जा सकते हैं। वो इस तरीके की बातें करते हैं बीजेपी। ये हकीकत है, ये सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश। अब एक सवाल ये भी तो है, अगर विपक्ष की तरफ बात करें, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की उम्मीद से उन्हें लग रहा है कि 2024 जीत लेंगे। वहीं जानकारों का मानना है कि इससे ज्यादा बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पार्टी को पहले अगर वो दुरुस्त कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, जानकारों का मानना। अब ये समझते हैं कि क्या वाकई में विधानसभा चुनावों में, जैसा कशिश ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को फायदा होगा ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में विपक्ष में जो बड़े बड़े चेहरे हैं, खास करके कांग्रेस की तरफ से, क्या उनका फायदा जो है बीजेपी कितना उठा पाएगी लोकसभा चुनाव में, ये काम है। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, जैसा कि अभी बीजेपी की तरफ से मैंने बात किया कि जो नाराजगी है नेताओं में, ठीक है, उसका फायदा होगा या नहीं कांग्रेस उठाएगी ना, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्कल है, उनके अंदर जो नाराजगियां हैं नेताओं में, जैसा कि पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ, दिग्विजय, बहुत सारा नाम है, उसका बीजेपी को कितना फायदा होगा और 2024 में क्या होगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही का हम सभी ने देखा है, गुजरात के विधानसभा चुनाव। गुजरात में हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया कांग्रेस से नाराज होकर कि कांग्रेस उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दे रही थी, कोई भी बड़ा पद नहीं दे रही थी, और बाद में हार्दिक पटेल ने नाराजगी में ये फैसला लिया कि वह बीजेपी से जुड़ गए और बीजेपी ने उन्हें विरमगाम से टिकट भी दिया और उन्होंने जीत भी हासिल की। अगर यही चीज कांग्रेस में हम देखते तो शायद उस सीट से कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आती, क्योंकि तिकड़ी हमें देखने को मिलती थी अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी के साथ साथ हार्दिक पटेल की, जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते थे। लेकिन आज देखा जाए तो वह टूट चुकी है। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल बीजेपी में और जिग्नेश मेवानी आज भी कांग्रेस में है। लेकिन बात यहां पर अगर की जाए मध्य प्रदेश के बारे में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब पूरा फायदा सिंधिया की वजह से यहां पर बीजेपी को मिला, क्योंकि सिंधिया एक ऐसे शख्स हैं पार्टी के जिनकी वजह से कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जिस तरीके से एड़ी चोटी का बल लगाया और वह जीत भी हासिल करते हुए नजर आए। आज सिंधिया बीजेपी में, जब वह बीजेपी में पहुंचे तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई। तो सिंधिया यहां पर एक ऐसी कड़ी बनते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि सिंधिया को लेकर आज यही मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें आगे कर दिया जाए। दूसरा ही बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि यूपी की सियासत पर गौर किया जाए या फिर बाकी के तमाम राज्यों पर गौर किया जाए। तो इन सभी बातों में जाहिर होता है कि बीजेपी पूरा फायदा उठाती हुई नजर आएगी। सचिन पायलट के लिए यहां पर बीजेपी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई। फिलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं है कि सचिन पायलट को बीजेपी में बुलाया जाए, क्योंकि बीजेपी में ही ऐसे कई चेहरे हैं जिनसे पूरा फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट ही अगर रुक करना चाहे तो बीजेपी मना थोड़ी ना कर देगी, बीजेपी फिर भी उनका स्वागत करती हुई नजर आएगी। तो यहां पर देखा जाए पूरा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिनका कांग्रेस पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है और इसी वजह से, नाराजगी की वजह से वह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष फायदा उठाने में जरा सा भी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता है, चाहे वो अब सियासत में हो या फिर राजनीति में। बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा कि देखिए, राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्ष हो, हजारों चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बावजूद क्या वो मोदी जी से मुकाबला कर पाएंगे, उनको चुनौतियां दे पाएंगे, ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है। लेकिन अब मोदी सरकार को लगभग 8 साल हो चुके हैं, उनका मुकम्मल हो चुका है। अब उसमें हम आखिरी सवाल से फिर से समझने की अगर हम कोशिश कर पाएं कि उनके लिए क्या चुनौती रहेगी 2024 के मद्देनजर, तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि विपक्ष के पास तो बहुत सारी चुनौतियां। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, जिस तरीके से विपक्ष के पास तो हजारों चुनौतियां हैं, ये कि पहले भाई विपक्ष को एक कर लें, फिर वगैरह वगैरह, लेकिन अगर मोदी सरकार की सिर्फ हम बात करें तो उनके लिए 24 के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये रहेगी राज्य स्तर पर, जो उनको एक बड़े विपक्षी चेहरे के तौर पर यहाँ पर नेता माना जा रहा था, यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को, उन सभी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि पीएम मोदी जिस तरीके से अपने आप को 2024 के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी यहाँ पर कह सकते हैं इस बार नजर आएगी, तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर। क्योंकि 2014 का चुनाव उन्होंने बदलाव के मुद्दे पर लड़ा, 2019 का चुनाव उन्होंने विकास के मुद्दे पर लड़ा, 2024 का चुनाव वो किस मुद्दे पर लड़ेंगे? किसी ने ये कहा था कि उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को और ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज से आते हैं उनको नहीं आगे किया। हो सकता है धर्म जातिवाद के नाम पर चुनाव हो सकता है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी इन सबको भी खत्म कर रही है। लेकिन कांग्रेस और यहाँ पर तमाम जो क्षेत्रीय गठबंधन की बात आ रही है उसको लेकर चर्चा जारी है। तो इसी वजह से पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि विपक्ष मुद्दा क्या उठाती है, क्योंकि पीएम मोदी उन मुद्दों के सामने कैसे अपनी बातें रख पाएंगे। बेरोजगारी का यहाँ पर मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुद्दा बनता है बढ़ती यहाँ पर डॉलर की कीमत का, और जो रुपया घटता जा रहा है। जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रुपया तो स्थिर है लेकिन डॉलर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और इस समय चीन का जो विवाद चल रहा है 2024 तक चलता है, तो वो अलग विवाद रहेगा। तो जो विपक्ष मुद्दा उठाएगा वही चुनौती पीएम मोदी के लिए बनेगा, लेकिन उस मुद्दे को भटका ना दे बीजेपी, इस बार ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के यहाँ पर कुछ अलग पेश कर देती है। गुजरात चुनाव में हमने देखा था कि
कि राहुल गांधी सिर्फ एक दलित के मुद्दे पर आगे आए थे कि ये हम यहाँ पर आगे करने आए, आदिवासी चेहरे को आगे करने आए हैं, तो वहाँ पर से राष्ट्रपति मुर्मू तक की बात आ गई थी। तो ये सारे एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके एजेंडे होते, कैसे घुमा दिया जाए। तो विपक्ष को इस सोच के साथ उतरना होगा कि उनका क्या मानना है, उनके क्या मुद्दे हैं। मुद्दे को सबसे पहले अपने मजबूत करना होगा, पुख्ता सबूत के साथ आना होगा कि अगर बेरोजगारी दर आपकी घटी है बीजेपी के शासन में, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें कितने रोजगार, सरकारी रोजगार दिए गए थे। अगर वो कंपैरिजन कर दे जनता के बीच तो शायद जनता आंकड़ों के आधार पर वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपक की से एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर बीजेपी के भटकावे में आ जाएंगे तो विपक्ष जिंदगी भर भटकता रह जाएगा और 2024 में भी मोदी सरकार बाजी मार जाएगी। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।